showed that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of the other two elements. Means what? For example, अगर हम देखें कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. ये 3 एलिमेंट्स का अगर इन 3 एलिमेंट्स में जो मिडल वन एलिमेंट जो है ये क्या होगा, इन दोनों फर्स्ट एलिमेंट्स और थर्ड एलिमेंट ए और सी एलिमेंट्स, इन दोनों का हम जब एडिशन करेंगे और फिर उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, मीन्स व्हाट, दैट इज़ इनडायरेक्टली मीन अगर इन दोनों का हम एटॉमिक मास लेकर ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो जो आंसर जो मिलने वाला है ये एलिमेंट जो होगा वो बी एलिमेंट, दैट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल वन एलिमेंट विच इज़ सोडियम, जिसके अंदर ए जो है 6.9 विच इज़ लिथियम, सी इज़ 39.1 विच इज़ पोटेशियम एंड बी इज़ 23.0 सोडियम. ओके, और जो थर्ड वन मिला है ये एटॉमिक मास है, राइट. इन दोनों सेकेंड एलिमेंट्स का ऐड कर और उसका डिवीजन बाय 2 करने के बाद तो ये डोबेरियन ट्राइन्स फॉलो होता है. बट ये डोबेरियन ट्राइन्स जो है ये कुछ एलिमेंट्स के लिए फॉलो होता है और उसके बाद ये ट्राइन्स अनसक्सेसफुल है, जिसके कारण डोबेरियन ट्राइन्स पूरा फेल होता है. और इसके बाद फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए दूसरा ट्रेंड जो स्टार्ट किया गया वो था न्यूलैंड्स ऑक्टेवस. इनका न्यूलैंड्स, इसको इनडायरेक्टली या फिर कहा जाता है लॉ ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेवस, जो कि ये कहा गया था न्यूलैंड्स ऑक्टेवस ने, ये जो प्रॉपर्टी जो है ये भी एटॉमिक मासेस से रन होती है, राइट. और इसके अंदर इन्होंने क्या कहा था, इनको म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक था और उसी तरह से इन्होंने म्यूज़िक को इनडायरेक्टली पीरियोडिक प्रॉपर्टी से रिलेट किया. इन्होंने क्या कहा, ही फाउंड दैट, और इन्होंने ऑब्जर्व भी किया उसे, कि जो फर्स्ट एलिमेंट जो था, ये फर्स्ट एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है ये सेम होगी 8th एलिमेंट जैसी, राइट. जिसके अंदर अगर हम फॉर एग्जांपल देखा जाए तो एलिमेंट जो फर्स्ट है हाइड्रोजन, उसका एलिमेंट ये 7 एलिमेंट्स के बाद वापस 8 एलिमेंट्स मीन फ्लोरीन, इसके साथ इसकी प्रॉपर्टी इन पूरी की पूरी मैच होती है. मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज, समवॉट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारी चीज़ें मैच होती हैं. इसके अंदर क्या है कि इन्होंने इसको म्यूजिकली की तरह हैंडल करके या फिर फील रिलेट करके इनको मतलब ऐसे रिलेशन बनाए थे, जैसे कि सा रे ग म प ध नि सा. ये हमारा हिंदी रिलीजन या फिर उनके भी रिलीजन में ऐसे कुछ सॉन्ग्स उन्होंने रिलेट करके बनाया था और फिर इस तरह से उन्होंने इसका रिलेशन दिया था. पर ये जो है न्यूलैंड्स ऑक्टेवस, ये बस कुछ एलिमेंट्स के लिए था. जैसे कि अगर ये जो लॉ था, दिस लॉ वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम. ये लॉ सिर्फ 7 कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, उसके बाद ये लॉ कैपेबल ही नहीं हुआ, एप्लीकेबल ही नहीं हुआ सारे एलिमेंट्स के ऊपर. देन सेकेंड इसका जो लिमिटेशन था ये इस तरह हुआ कि न्यूलैंड्स प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स इन ईच इन सम बॉक्सेस. सब एलिमेंट्स में उसने एक एक एलिमेंट ही डाला, बट कुछ एलिमेंट्स में उसने क्या किया कि 2 एलिमेंट्स को एक ही जगह एक ही बॉक्स में डाल दिया. फॉर एग्जांपल कोबाल्ट और निकेल दोनों को एक ही बॉक्स में डाल दिया. फिर Ce एंड लैंथियम, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको भी, सेरिलियम एंड लैंथियम, इन दोनों को भी एक ही बॉक्स में डाला, विच इज़ रॉन्ग. और ये भी एक तरह से लिमिटेशन में है. एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या हुई कि न्यूलैंड ऑक्टेवस जो था वो न्यू एलिमेंट्स के लिए फॉलो हो ही नहीं रहा था. ऑफकोर्स उस कैल्शियम के बाद अनसक्सेसफुल हुआ है, लेकिन बाद में चलकर वो सारे एलिमेंट्स के नए एलिमेंट्स के लिए भी अनसक्सेसफुल हुआ, जो कि अगेन दिस थ्योरी आल्सो बिकेम मतलब फेल तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है इनका साइंटिस्ट का, बट डीमेरिट हुआ थोड़ा बहुत इसमें. फिर आए जो रिवॉल्यूशन खड़ा किया जिन्होंने, मतलब पीरियोडिक टेबल के लिए ट्रेंड देने के लिए, जो कि थे मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल. और इन्होंने भी जो एलिमेंट्स अरेंज किए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस की तरह अरेंज किया गया, जिसके अंदर उन्होंने पॉइंट्स दिए. फॉर एग्जांपल जैसे कि मेंडेलियस अरेंज ऑल द 63 एलिमेंट्स, इन्होंने सारे के सारे जितने भी 63 एलिमेंट्स थे ना वो सारे के सारे अरेंज किए. सेकेंड, उन्होंने अरेंज इन अकॉर्डेंस, उन्होंने अरेंज किस तरह किया तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद उनको अरेंज किया गया. फिर मेंडेलियस के मेरिट्स, मतलब इतनी मेरिट सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा हुई मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर सबसे बड़ा हिट जो मारा था ये था कि मेंडेलियस ने जो पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था उसके अंदर उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ दी थी जो कि अभी तक एलिमेंट्स हमने या फिर उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुए थे. और उन एलिमेंट्स जैसे कि
स्कैंडियम उस टाइम तक डिस्कवर्ड नहीं था, गैलीनियम भी डिस्कवर्ड नहीं था, जर्मेनियम भी डिस्कवर्ड नहीं था। तो इन एलिमेंट्स की उन्होंने जगह छोड़ दी थी और उनको नाम दे दिया था इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन, जो कि उन बोरॉन के नीचे था, एल्यूमिनियम के नीचे था और सिलिकॉन के नीचे था। और अगर पीरियोडिक टेबल आप आकर देखेंगे तो इसके अंदर स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम ये जस्ट इनके नीचे ही हैं, राइट। और इसके कारण मेंडेलियस की जो पीरियोडिक टेबल थी बहुत सक्सेसफुल हुई, लोगों ने इस पर विश्वास करना स्टार्ट कर दिया। और दूसरा जो उन्होंने बहुत ही अच्छा हिट किया मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल को सक्सेसफुल करने के लिए, वो कि उन्होंने नोबल एलिमेंट्स जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, 19th सेंचुरी में जाकर नोबल एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए, उनके लिए भी उन्होंने जीरो ग्रुप नाम के एक ग्रुप क्रिएट करके रखी थी और वहाँ पर वो नोबल एलिमेंट जाकर सिलेक्टेड हो गए, मतलब सेट हो गए। बाकी दूसरे एलिमेंट्स को उसके कारण कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। विदाउट डिस्टर्बिंग अदर एलिमेंट्स, दिस नोबल एलिमेंट्स वेयर प्लेस्ड ऑन देयर पर्टिकुलर प्लेसेस एज अ जीरो ग्रुप। बट सारी चीज़ के बाद कुछ डीमेरिट्स भी आए मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल को, जैसे कि इतने हिट किए पर ये भी जाकर कुछ रीजंस की वजह से अनसक्सेसफुल हुआ, जिसके अंदर कुछ कारण थे। जैसे कि डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल देखे जाए तो एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल इज सेम, सो देयर वाज अब गिल्टी अकॉर्डिंग देयर सीक्वेंस। मतलब क्या था कि इनके मासेस तो सेम थे अब कोबाल्ट के और निकेल के, इसके कारण कन्फ्यूजन था थोड़ा साइंटिस्टों के बीच में कि क्या पोजीशन रखी जाए, क्या कोबाल्ट पहले आएगा या निकेल पहले आएगा, राइट। ये एक डीमेरिट था। सेकेंड डीमेरिट ये था कि आइसोटोप्स जो थे, जिनके एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो एटॉमिक मासेस इनके सेम थे, तो आइसोटोप्स जब 19th सेंचुरी में डिस्कवर्ड हुए तो उनकी पोजीशंस कहाँ रखी जाएगी, ये भी बहुत कन्फ्यूज कर रहा था। थर्ड डीमेरिट ये था कि मेंडेलियस ने फर्दर अपने लॉ को खुद ही, थ्योरी को जो था वो खुद ही मतलब अनफॉलो करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स के ज़्यादा थे पर फिर भी वो कम एलिमेंट्स के पीछे रखे हुए थे। ये थोड़ा डिस्टर्बिंग पॉइंट था और ये बहुत ही डीमेरिट के पॉइंट में ज़्यादा ही चला गया, जिसके कारण मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल ज़्यादा फेल होने लगा। एंड फोर्थ जो फेलियर मिला, मतलब डीमेरिट मिला, वो था हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो फिक्स्ड नहीं था। मतलब वो फर्स्ट ग्रुप में भी आ सकता था क्योंकि अल्कली की प्रॉपर्टीज़ भी हाइड्रोजन दिखा रहा था, एंड एज वेल एज वो हैलोजन, मतलब क्लोरीन फ्लोरीन जो एलिमेंट्स हैं इनकी भी प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा था, जो कि 7th ग्रुप में आती है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स हो ही नहीं पाई कि कहाँ रखी जाए हाइड्रोजन को, फर्स्ट ग्रुप में या 7th ग्रुप में। और ये 4 मेरिट्स आए मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में। और ये मेरिट्स को फिर डीमेरिट्स को कम अप करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 19th सेंचुरी में आया, जो कि डेमोन्स्ट्रेटेड किया गया हेनरी मॉसले से, और इन्होंने इसको बहुत अच्छा कमबैक दिया। इसके अंदर सबसे अच्छा काम जो किया गया वो ये था कि इट वाज अरेंज्ड, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज हुआ गया एटॉमिक मास से। सारे जो थे अभी तक जितने भी अरेंज किए गए थे वो सारे के सारे अरेंज किए थे एटॉमिक मास नंबर से, पर ये जो अरेंज हुआ था वो एटॉमिक नंबर से अरेंज किए गए थे। और एटॉमिक नंबर से अरेंज किए गए थे तो सारे के सारे 118 एलिमेंट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिस्कवर्ड हुए थे, वो सारे के सारे 118 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सबके अलग अलग थे। एंड दैट्स व्हाट कि फिर ये तो प्रॉब्लम आया ही नहीं एटॉमिक मासेस का कि कोबाल्ट और निकेल की पोजीशन कहाँ होगी। कोबाल्ट की पोजीशन पीछे हुई क्योंकि एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का कम था, एंड निकेल की पोजीशन आगे हुई क्योंकि निकेल का एटॉमिक नंबर ज़्यादा था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम चला गया। देन अकॉर्डिंग आइसोटोप्स के भी प्रॉब्लम नहीं आए क्योंकि एटॉमिक मासेस से एटॉमिक आइसोटोप्स रिलेटेड है, पर एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होंगे, मतलब फिर इनका भी प्रॉब्लम नहीं आया। मतलब ये डीमेरिट जो थे मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में वो बहुत अच्छे हिट हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाकर। फिर अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात किया जाए तो उस स्ट्रक्चर को अगर दिखाऊं मैं तो कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये इस तरह अरेंज किया गया था, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, इस सारे के अंदर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स को अरेंज किया गया था, राइट। और इसके अंदर अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बात की जाए तो इसकी स्ट्रक्चर्स एंड पोजीशंस के बारे में परफेक्टली बोला जाए तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इट कंटेन 7 रोज। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 रोज है, सी, और ये सारे जो है ये 7 रोज थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, इनको हम पीरियड कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 रोज जो थे खड़े, उनको क्या कहा जाता था, पीरियड्स। देन इट कंटेन्स 18 ग्रुप, 18 ग्रुप थे इसके अंदर। मतलब ये अगर सारा स्क्रीन में तो नहीं दिख रहा है पर ये 18 के 18 ग्रुप्स थे सारे, और इनको हम कहते थे कॉलम्स। ठीक है, फिर इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम दिस
apart from 7 rows 2 rows are shown separately at the bottom of periodic table, और उनको हम क्या कहते थे, लैंक्टेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। तो इन सबको भी छोड़कर ये जो लास्ट के 2 पीरियड्स दिख रहे हैं ना, ये जो दोनों थे ये लैंथियम और एक्टिनॉइड, लैंथिनाइड एंड एक्टिनॉइड के नाम से जाने जाते थे, और ये जो इनको हमने नाम दिया वो एफ ब्लॉक दिया, ठीक है। देन इसके बाद अगर बात की जाए तो सारे के सारे 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और एंटायर पीरियोडिक टेबल जो डिवाइड हुआ था ये 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड था। अगर उसके बारे में बात की जाए तो एस ब्लॉक जो था वो फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं तो एस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है ये एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक के अंदर ये इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं और इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, ठीक है। ये एस ब्लॉक था। देन अगर इसको दूसरा बताया जाए तो ये पी ब्लॉक था जो कि 13 से स्टार्ट होता था और 18 पे जाके एंड होता था। देन इसके बाद हमारा डी ब्लॉक था। डी ब्लॉक का अगर अरेंजमेंट देखा जाए तो वो ग्रुप 3 से स्टार्ट होता था और ग्रुप 12 पे जाके ख़त्म होता था, ठीक है। डी ब्लॉक, इनको हम ट्रांजिशनल मेटल्स भी कहते थे। एंड देन इसके बाद एक और ट्रेंड देखा जाए तो एफ ब्लॉक था जिसको हम लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड्स भी कहते थे। तो ये 4 ब्लॉक्स के अंदर हमारा पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट्स प्लेस्ड किए गए थे, राइट। यू कैन ऑब्जर्व दिस क्लियरली। फर्स्ट को अल्कली मेटल्स कहा जाता था, दूसरे को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता था। देन इसके बाद एक नोट करने वाला पॉइंट ये कि इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विच डिसाइड्स द ग्रुप एंड पीरियड इन विच इट इज़ टू बी प्लेस्ड। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट का कहाँ किया जाए कि लिथियम या फिर सोडियम ये फर्स्ट अल्कलाइन ग्रुप में ही क्यों है, तो उसके पीछे रीज़न था कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम हायर स्टैंडर्ड्स में जाकर सीखेंगे 12 स्टैंडर्ड्स में, राइट। देन इसके बाद अगर दूसरा टॉपिक देखा जाए तो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब क्या था कि पहले ट्रेंड्स क्या होते थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो कि हम अभी सीखेंगे। उसके पहले एक पॉइंट नोट करना है कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसको हम वैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17, ओके। तो उसके अंदर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, हम 9th में सीखे हैं ये। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एंड थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। देखो हमने फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 7, ओके, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल अगर थर्ड शेल हम देखें तो उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है एंड दैट इज़ वाई वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 7। डेफिनेशंस कहती है, उस हिसाब से हमने इसको बताया है। और अगर पीरियोडिक ट्रेंड्स के ऊपर बात किया जाए इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्स में MCQ की तरह पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन द ट्रेंड्स 3 to 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। हम लेफ़्ट टू राइट अगर पीरियोडिक टेबल में जाए, मतलब अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़े पीरियोडिक टेबल में तो इसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। इसको याद रखें, लेफ़्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। एंड मेटेलिक कैरेक्टर देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं। और अगर हम हेलियम, नियॉन, आर्गन को देखेंगे तो ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। मतलब हम इनडायरेक्टली ये जानेंगे गैसेज है मीन्स दे आर नॉन मेटल्स। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं हम तो हम देख रहे हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है, ओके। और अगर हमको बोला गया कि ये तो क्या हो गए, ये ग्रुप्स में हो गए। अगर हमको बोला पीरियड्स में लिखो, मतलब टॉप टू बॉटम में लिखो, तो टॉप टू बॉटम में इसका उल्टा हो जाता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। एंड लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होगी। एंड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस सारे के सारे पॉइंट्स को सही से नोट करें, इन सारे के सारे पॉइंट्स को नोट करें और फिर उसके बाद इनका एनालिसिस करें। बहुत इंपॉर्टेंट है फिल इन द ब्लैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस हिसाब से सारा लेसन कंप्लीट होता है। इसके अंदर सिर्फ इतना ही सीखने जैसा है, बाकी नथिंग एल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।